Hello dear student, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। जैसा कि आपको पता ही है कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में आपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून किया, तो नेक्स्ट जो उसकी सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा लगाती है, राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करती है, वो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। भूमिका। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो साधन प्रयोग में लाता है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन भी साधनों को अपनाता है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है। आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। शक्ति का नाम लेते ही बल, हिंसा, दमन आदि तत्व दिखने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति को सीमित कैसे किया जाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहता है। उस शक्ति को हासिल करने के लिए शक्ति संघर्ष में लिप्त है और शक्ति का नाम लेते ही एक पिक्चर हमारे माइंड में आती है कि इसमें बल का प्रयोग होगा, हिंसा का प्रयोग होगा, दमन का प्रयोग होगा। तो ऐसी पिक्चर या ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि कहीं ये हिंसा, दमन, बल हमारे देश या विश्व के अंदर अव्यवस्था स्थापित करने ना लग जाएं। इसलिए प्रश्न उठता है कि इस शक्ति को कैसे सीमित किया जाए कि राष्ट्र जो है अपनी शक्ति को सीमित मात्रा में ही प्रयोग कर पाए। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण, राज्य को सदैव नैतिक पक्ष अपनाना चाहिए। दूसरा, राज्य अनुचित साधनों का प्रयोग करे। नैतिक पक्ष, नैतिक मतलब सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता यानी कि उचित साधन। दूसरा, अनुचित यानी कि अपने हितों को पूरा करने के लिए कुछ भी साधन, येन केन प्रकार, संवैधानिक या असंवैधानिक कोई भी साधन प्रयोग करें। दो हमारे सामने दृष्टिकोण हैं। प्राचीन काल में धर्म युद्ध होते थे, यानी कि युद्धों में नैतिकता का ध्यान रखा जाता था, नैतिकता का पालन होता था। लेकिन कूट युद्ध यानी कि राजनीतिक युद्ध में सब प्रकार के अनुचित साधन प्रयोग होते थे। दो तरह के युद्ध होते थे, एक धर्म युद्ध और एक कूट युद्ध। धर्म युद्ध में नैतिकता का पालन होता था और कूट युद्ध में नैतिक अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग होता था। नैतिक नियमों का पालन आवश्यक नहीं था, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो नैतिकता पर बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को नैतिक सिद्ध करने में लगा हुआ है। पता है कि अगर हम अनैतिक साधनों का यूज़ करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हमारी बदनामी होगी, इसलिए अपने आप को नैतिक सिद्ध करने में लगे रहते हैं। नैतिकता शब्द जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अब नैतिकता का जामा ओढ़े हुए है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को नैतिक सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अगर उसकी छवि अनैतिक राष्ट्र की बन गई तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उसको बहुत ही निंदा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अर्थ। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या होता है। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय का शब्द क्लियर करेंगे, जो कि आपको बहुत पहले करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता ही अंतर्राष्ट्रीय। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे पर निर्भर है। वर्तमान में एक अकेला राष्ट्र कुछ भी नहीं कर सकता, उसे दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है, यही अंतर्राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट, नैतिकता। नैतिकता मतलब कर्तव्यपरायणता, सदाचारिता, सत्य, ईमानदारी यह नीति शास्त्र का विषय है, जो उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप पुण्य में भेद कर मानव को ईमानदारी, पवित्र, सदाचारी, जिम्मेवार बनाता है, वही नैतिकता है। यानी कि जब हम उचित अनुचित में भेद करने लगते हैं, धर्म अधर्म में भेद करने लगते हैं, पाप पुण्य में भेद करने लगते हैं और सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, वही नैतिकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार स्थापित करते हुए नैतिक मूल्यों का पालन करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है।
यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ ईमानदारी से रहता है, सदाचारिता से रहता है, नैतिक मूल्यों का पालन करता है, कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है, युद्ध नहीं करता, नैतिकता नैतिकता का पालन करता है, नैतिक नियमों को ध्यान में रखता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके निंदा का सामना करना भी पड़े तो भी उसे नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे निंदा का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर बल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के रूप, कितने टाइप हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के? 2 टाइप हैं, शांति काल में नैतिकता और युद्ध काल में नैतिकता। शांति, जब हमारे देश की व्यवस्था सही रूप से चल रही है, शांति स्थापित है, तब नैतिकता का क्या स्वरूप होता है? शांति काल में नैतिकता का उद्देश्य व्यक्तियों, राष्ट्रों और समूहों के जीवन की रक्षा करना, मीन्स लोक कल्याणकारी कार्य करना, व्यक्ति के जीवन संपत्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना। आधुनिक युग में सम्मेलनों में नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं। आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्रों के सम्मेलनों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सम्मेलन होते हैं, तो उसमें नैतिकता, सदाचारिता और ईमानदारी के नियमों का पालन करते हैं। युद्ध काल में नैतिकता, अब युद्ध काल में भी नैतिकता कैसे होती है? युद्ध काल में भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध काल में भी कहा गया है कि नैतिकता होनी चाहिए, अनैतिकता नहीं दिखानी चाहिए। 1889, 1899, 907 में युद्ध बंदियों के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं। यानी कि अगर युद्ध करके हमने किसी भी राष्ट्र को पराजित कर लिया और वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया, तो भी हमें उनमें नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ योजनाएं बनाई हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई घायल हो गया तो उसका उपचार कराना चाहिए इत्यादि। इन सम्मेलनों में युद्ध के नियमों के बारे में बताया गया, यानी युद्धों का मानवीकरण किया गया है। हमें उनका इलाज कराना चाहिए, जो घायल हो चुके हैं या जो मर चुके हैं उनका अंतिम संस्कार कराना चाहिए। कुछ योजनाएं हैं जो युद्धों में भी पालन करनी चाहिए, यानी मानवीयता के नाते जो हमारे फर्ज बनते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की मान्यताएं, अब कुछ अजम्पशन हैं, मान्यताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की हैं। नंबर 1, निर्णयकर्ताओं की अंतरात्मा। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की एक मान्यता है कि जो निर्णय करता है, यानी कि जो हमारे राष्ट्र की नीतियों को चलाने वाले लोग हैं, उनको उनकी अंतरात्मा, उनका दिल, उनकी आत्मा इस बात को माने कि हमने अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्र में नैतिकता के नियमों का पालन करना है। अगर वो अपने दिल से इनका पालन करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन होगा। घरेलू जनमत, घरेलू जनमत मतलब अपने देश की जनता। अपने देश की जनता जब सदाचार के नियमों का पालन करेगी तो राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों के साथ अच्छा नैतिकता का पालन करेंगे। विश्व जनमत, जनमत पूरे विश्व समुदाय, पूरे विश्व की जनता जब एक दूसरे के साथ ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, नैतिक मूल्यों का पालन करेगी, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर हम नैतिक नियमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बना देते हैं, नैतिक नियमों के पालन के लिए बल देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता स्थापित होती है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद हमारी एक ऐसी संस्था है जो कि सभी राष्ट्रों से आग्रह करती है कि युद्धों को बढ़ावा ना मिले, सुरक्षा स्थापित करती है, एक पुलिसमैन की भांति कार्य करती है और वो कहती है कि आपस के विवादों का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से ही हल कर लिया जाए, नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता स्थापित होती है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की भूमिका, हमने अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का क्या रोल रहा, क्या इसकी भूमिका है, इसके बारे में विचार अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में दिए। पहला है यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण आपने पहले अच्छे से इसकी स्टडी की है। इसके समर्थक हॉब्स, मैकियावली, कौटिल्य और मार्गन्थ्यो हैं। आपने पढ़ा भी है मार्गन्थ्यो का यथार्थवाद। जो यथार्थवाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र के हित होते हैं, इन हितों को पूरा करने के लिए नैतिक नियम नहीं होते, व्यक्ति के हित पूरे होने चाहिए, नैतिक नियमों का पालन कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रैक्टिकली है। वो कहते हैं राष्ट्र के हित पूरे हो, चाहे उचित साधनों का प्रयोग करो चाहे अनुचित साधनों का प्रयोग। आदर्शवादी दृष्टिकोण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आदर्शवाद पर आधारित है, जो हिंसा पर आधारित नहीं है, जो सत्य पर आधारित है, जो शांति पर आधारित है। इस विचारधारा के समर्थक गांधी, कैटलिन, नेहरू इत्यादि हैं। इनके अनुसार राज्यों को आपसी संबंध स्थापित करते हुए नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ
ईमानदारी, सदाचारी, कर्तव्यपूर्णता, परोपकारिता का पालन करना चाहिए। अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।